Hello everyone and welcome to the channel Speak and Span Learning. Chapter number 5, Jeannie's Amber Beads. Jeannie's Amber Bead यानी एक लड़की है जिसका नाम है जीनी और उसके बाद उसके पास अम्बर बीड्स हैं. अम्बर एक तरह का जूस होता है जो कि जमने के बाद वो बीड का रूप ले लेता है. बीड यानी कि कोई भी बीज जैसी कोई भी चीज़, जैसे कि मोती, जिसे पिरोकर माला या नेकलेस बनाया जा सके. लेट्स स्टार्ट. Amber is an ancient tree juice that has solidified over millions of years. This sap or juice comes out of breaks or cuts in the bark of trees. Once it comes out of the tree, it hardens and drops to the ground. तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अंबर एक बहुत ही पुराने ट्री से निकला हुआ जूस होता है. जूस यानी उसका रस. और जब वो सॉलिडिफाइड यानी वो सॉलिड का रूप ले लेता है तब वो इतना हार्ड हो जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है और वो ड्रॉप कर जाता है, वो ग्राउंड पे गिर जाता है पेड़ से. वही कहलाता है अंबर, जो कि यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. सो दीज आर द आम्बर बीड्स, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे एक लीफ भी है. सो आम्बर बीड्स के अंदर हम कुछ कुछ इंसेक्ट्स या कुछ और भी थिंग्स देख सकते हैं. Let's start the chapter which is related to Jeannie's Amber Bead. Let's read. Jeannie was a little Scottish girl who lived among the Highlands. तो जीनी जो है वो स्कॉटलैंड में रहने वाली एक छोटी सी लड़की है. Her home was a little hut in the beautiful hills and her food was soup and bread. जीनी का घर जो है हाईलैंड्स में था और एक छोटा सा घर था. उसका एक हट था. हट यानी झोपड़ी या कुटिया, तो जो कि बहुत ही सुंदर से हिल्स में था. और उसको खाने में क्या मिलता था? सो हर फूड वाज सूप एंड ब्रेड. जीनीज फादर केप्ट शीप ऑन द हिल साइड्स. उसके फादर का काम था वो शीप्स को रखते थे हिल साइड में. इंस्टीड ऑफ वेयरिंग अ कोट ही रैप्ड हिमसेल्फ इन हिज प्लेट for protection from the cold winds that blew from great snow-covered mountains. So, उसके फादर जो हैं वो ठंड में कोट नहीं पहनते हैं बल्कि अपनी बॉडी को एक प्लेट से ढक कर रखते हैं. प्लेट का मतलब है कोई भी, जैसे शॉल या स्कार्फ, कोई भी जिससे ऐसी चीज़, एक कपड़े का टुकड़ा जिससे वो अपने आप को लपेट सके. और इससे वो कोल्ड विंड से अपने आप को बचाते हैं जहाँ पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं. तो इस पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि जीनी एक गरीब घर से है, क्योंकि उसके पास कोई पैलेस नहीं, वो हट में रहती है. खाने के लिए उसके पास सिंपल सूप एंड ब्रेड है. और इसके फादर के पास कोई कोट नहीं है, बल्कि वो एक स्कार्फ या किसी क्लोथ से अपने आप को रैप करके भेड़ को चराने के लिए जाते हैं. Jeannie had her yellow hair bound about with a little snoot. Her face was tanned by exposure to the weather, and her hands were hardened by work, for she helped her mother to cook and sew, to spin and weave on their looms. तो जीनी के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन है. वो कैसी थी? तो उसके हेयर जो हैं वो स्नूट से बंधे हुए थे. स्नूट हेयर बैंड जैसा होता है. यू कैन सी दिस पीस रिबन, ये जो रैप है इसे कहा जाता है स्नूट. तो उसने अपने बालों में स्नूट लगाया हुआ था. उसके फेस जो है टैन हो गए थे. टैन यानी कि थोड़े ब्राउन कलर हो गए थे, वो गोरी नहीं थी. इसका कारण क्या था? एक्सपोजर टू द वेदर. वो उसे दिन भर काम करने के लिए बाहर रहना पड़ता था. उसके हैंड्स हार्ड हो गए थे, हार्डन, क्योंकि वो इतना काम करती थी. वो अपनी मदर को खाना पकाने में हेल्प करती थी. एंड तो शू यानी सिलाई करने में, स्पिनिंग और वीविंग ऑन द लूम्स. तो उसकी मदर जो भी चीज़ें बुनाई करती थी, सिलाई करती थी, खाना बनाती थी, उन सब में जीनी उनकी मदद करती थी. सो शी वॉज अ हार्ड वर्किंग गर्ल.
One thing that Genie treasured was a necklace of amber beads. जैसा कि डिस्क्रिप्शन बताता है कि जीनी एक गरीब लड़की थी, लेकिन उसके पास भी कोई ट्रेजर था यानी खजाना। उसका खजाना क्या था? तो उसके पास एक नेकलेस था जो कि एम्बर बीड से बना था। Her grandmother had given the beads to Genie on her 12th birthday. जब वो 12 ईयर्स की हुई उस बर्थडे पे जीनी को उसकी ग्रैंड मदर ने ये एम्बर बीड्स दिए थे। The beads had the rich color of bright sunshine. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बीड्स थे वो कैसे थे। सो बीड्स हैड रिच कलर, वो ब्राइट एकदम सनशाइन के जैसे चमकते थे। When an amber bead was rubbed, it gave off a fragrance and it could attract things like a magnet. और जब उसे रब किया जाए, रब यानी उसे रगड़ा जाता था, तो उससे बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस यानी खुशबू आती थी और अपने आसपास की चीज़ों को वो अट्रैक्ट भी करता था, जैसे कि वो एक मैग्नेट हो। तो ये रहा जीनी ने जो एम्बर बीड्स का नेकलेस पहना हुआ है, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। Genie's beads had all these properties. Besides these, the beads were wonderful and lovely as well. तो बीड्स कैसे होते हैं? और बिल्कुल वैसे ही एक बीड की माला जीनी के पास थी जो कि वंडरफुल एंड लवली, बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। Inside one of her beads was a delicate bit of ferny moss in a globe of yellow light as if it were in the sunlight. और उस बीड के अंदर क्या था? तो उस बीड के अंदर एक डेलिकेट, बहुत ही नाजुक सा एक छोटा सा मॉस दिखाई पड़ता है। मॉस जो है छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बहुत ही छोटे, जो कि ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं और उनमें फ्लावर्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है और वो येलो कलर के लाइट में काफ़ी चमकता है जैसे कि सनलाइट हो। इन अनदर वॉज अ टाइनी फ्लाई, हिज लिटिल विंग्स स्प्रेड आउट and raised for flight. One bead held 2 pine needles lying across each other. In another, there was a tiny, beautiful acorn cup. तो इसी तरह से उसके जितने भी बीड थे, हर बीड में कुछ ना कुछ था। जैसे कि एक बीड में उसे मॉस दिखाई देता है, दूसरे बीड के अंदर एक छोटा सा फ्लाई रहता है जो अपने पंख फैलाए हुए है। किसी दूसरे बीड के अंदर में पाइन नीडल्स हैं, पाइन ट्री के नीडल्स, और तो किसी में कॉर्न कप, जो कि ये सारे बीड्स जो है बहुत ही ब्यूटीफुल और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हैं। A bee was locked in another bead which looked like frozen honey. और एक ऐसा बीड भी था जिसके अंदर एक बी यानी एक मक्खी दिखाई देती है और वो इस तरह से फ्रोज़न यानी जम गई थी, मानो कि वो बी नहीं एक हनी हो, हनी की एक बूंद जैसा वो दिखाई देता है। Some beads had golden beetles in them. कुछ बीड्स के अंदर तो बीटल्स भी दिखाई देते हैं गोल्डन कलर के। The beads were all so beautiful that Genie spent a lot of time just admiring them. और ये सारे बीड्स इतने सुंदर लगते हैं कि जीनी उनको बस देखती ही रह जाती है। Admiring means देखते रहना, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए वो अपने ब्यूटीफुल बीड्स को बहुत लंबे समय तक देखती रहती है। Now, how do you think did little Scott Genie come into possession of such a treasure? तब ये तो सोचने की बात है कि आपको क्या लगता है, ये जो जीनी है जो कि इतनी गरीब है और वो स्कॉटलैंड में रहती छोटी सी बच्ची, उसके पास ये ट्रेजर कैसे आया? Her grandfather Kenneth got them years back when he was young lad. तो आंसर यहाँ पे है कि जीनी के ग्रैंडफादर जब वो छोटे थे, ही वॉज अ यंग लेड, जब वो एक लेड यानी लड़का, एक यंग बॉय थे, उस समय उनके पास उनको ये मिला था जिनका नाम है केनेथ। ही हैड गॉट द बीड्स फ्रॉम द wreck ऑफ अ शिप गोशॉक विच हैड sunk in the sea waters near his highland home. और उनको कैसे मिला था? तो एक शिप रेक के कारण, रेक यानी टूट जाना, तो एक शिप
डैमेज हो जाता है और वहीं पे उन्हें ये बीड्स मिले थे और शिप का नाम बताया गया है गोशॉक। जब वो सी के अंदर वाटर में डूब गया तो उसी के पास में जो हाईलैंड था जहाँ पे केनेथ रहते थे, यानी कि जिनी के ग्रैंडफादर, उन्होंने वो बीड्स वहाँ पे पाए। ही हैड गॉन लुकिंग फॉर व्हाट ही कुड सेव फ्रॉम द wreck। वो वहाँ देखने गए थे कि इस डैमेज के बाद, शिप के डूब जाने के बाद वहाँ पे क्या चीज़ें पड़ी हैं जो उनके काम की हो, वो देखने गए थे। देयर अमंग द स्लिपरी सीवीड्स he had accidentally stepped on this piece of amber। तो उनको बिल्कुल पता नहीं था कि वहाँ पे अम्बर बीड्स भी मिल सकते हैं। वहाँ सडनली जो स्लिपरी सीवीड्स थे, सीवीड्स यानी कि जो अनवांटेड चीज़ें जो सी के आसपास हो जाती हैं, तो उन पे चढ़ते चढ़ते उनको अचानक से, एक्सीडेंटली यानी अचानक से, उनका पैर एक पीस ऑफ अंबर के ऊपर पड़ जाता है। It was a clear, shining lamp and all the creatures had been embedded in it। और वो जो क्लियर शाइनिंग सा लैम्प यानी एक गार्ड जैसा जो उन्हें दिखाई दे रहा था, उसके अंदर लगभग सभी तरह के क्रिएचर्स एम्बेडेड थे। एम्बेडेड में यानी बंधे हुए, अंदर फंसे हुए थे। Kenneth had carved out the beads himself and had given them to his wife as a wedding gift। केनेथ ने उनको नीचे से ज़मीन से कार्व करके यानी खोद कर बाहर निकाला और वो सारे बीड्स को लेकर उन्होंने अपनी वाइफ को वेडिंग गिफ्ट यानी उनके एनिवर्सरी के गिफ्ट में दे दिया। ही हैड वर्कड वेरी केयरफुली टू सेव द एम्बेंडेज इंसेक्ट और वीड इन ईच पीस। और उन्होंने उसे ऐसा करते हुए, उसे उठाते हुए और उसे अपनी वाइफ को गिफ्ट करते वक्त बहुत ही संभाल कर उसका ध्यान रखा ताकि किसी भी बीज को कोई भी नुकसान ना पहुँचे और ना ही उसके अंदर जो क्रिएचर है उन्हें कोई नुकसान पहुँचे। तो उन्होंने नेचर को बहुत ही प्यार से संभाल कर रखा और अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। हाउ हिज यंग वाइफ हैड लव्ड इट। उनकी यंग वाइफ को काफ़ी पसंद आया ये। She had worn it for many years and then had left it to her granddaughter Jeannie when she died last year। और जब तक वो जिंदा थी, लास्ट ईयर तक उन्होंने अपने साथ ही रखा। ग्रैंड मदर उस बीट के वाला को पहनी रही एंड एट लास्ट जब वो ना रही, लास्ट ईयर शी डाइड, तो मरने से पहले ग्रैंड मदर ने उसे अपनी ग्रैंड डॉटर जीनी को दे दिया। शी हैड सेड let little Jeannie have my amber beads and keep them as long as she lives। और ये उनकी शायद आखिरी इच्छा थी। उन्होंने कहा कि ये जो लिटिल जीनी है उसे अम्बर बीड दे दिए जाए और ये उसके पास हमेशा के लिए रहे, एज लॉन्ग एज शी लिव, जब तक जीनी जिंदा रहेगी, जब तक जीनी है तब तक ये अम्बर बीड्स उसके साथ ही रहे। सो दिस वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हर grandmother। But what puzzled Jeannie was how the amber came to be on the seashore, and most of all, how the bees and mosses were frozen inside it। So she looked it up in a book। तो ये बातें तो जीनी को पता चल गई कि अम्बर बीड्स कैसे उसके ग्रैंडमदर के पास आई और जीनी के पास, लेकिन जीनी को एक बात जो है पजल यानी कि बहुत ही कंफ्यूज कर रही थी या उसके बारे में वो काफ़ी सोच रही थी, वो ये था कि ये अम्बर सी शोर तक आए कैसे, क्योंकि सी के आसपास तो अम्बर होते नहीं हैं। इस चीज़ के बारे में और एक और क्वेश्चन कि उसके अंदर ये बी एंड मॉसेस जो फ्रोज़न हैं, जो जम गए हैं, ये कैसे आए। इन सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए उसने एक बुक का सहारा लिया। शी लुक्ड इट अप इन द बुक। उसने बुक में देखा यानी उसने पढ़कर इन बातों की जानकारी लेने की कोशिश की। Jeannie read that long before any humans appeared on earth, the Scottish Highlands were covered with forest। तो जीनी ने ये पढ़ा कि बहुत पहले जब ह्यूमंस इस अर्थ पे आए थे, उससे पहले ही स्कॉटलैंड जो है वो हाईलैंड जहाँ वो अभी रहती थी वो पूरा एक फॉरेस्ट से भरा पड़ा था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जंगल हुआ करता था। देयर वर ओक्स, पॉपुलर्स, बीचेस एंड पाइन। ये सारे जो हैं पेड़ के नाम हैं, ये सारे पेड़ उस जंगल में पाए जाते थे।
Among them was one kind of pine, tall and stately, from which a shining yellow gum flowed out. This beautiful yellow gum was fragrant. और वही जो ढेर सारे पेड़ थे उनमें से एक पाइन ट्री था, जो पाइन ट्री एक बिल्कुल ही लंबा स्ट्रेटली बिल्कुल स्ट्रेट था, और इस लंबे से पेड़ से शाइनिंग बहुत ही चमकीला सा येलो कलर का गम निकलता था, फ्लो करता यानी बहता था। यहाँ पे एक पिक्चर में भी दिखाया गया है कि हाउ दीज फ्लोज, तो पेड़ से ये गम फ्लो करके नीचे बहते थे, और ये येलो गम जो काफ़ी फ्रेगरेंट यानी खुशबूदार भी होते थे। Thousands of little insects fluttered about it in the warm sunshine. क्योंकि वो इतने फ्रेगरेंट थे इसीलिए thousands of little insects, बहुत सारे हजारों कीड़े मकोड़े जो हैं उसकी तरफ आकर्षित होकर उधर जाते थे। They were attracted by its pleasant smell and also by its taste. सिर्फ स्मेल ही नहीं, उसके टेस्ट से भी वो अट्रैक्ट होकर इस गम के पास जाते। Once they alighted upon it, they stuck to it fast and could not get away. और जैसे ही वो कीड़े उसके पास alighted यानी उस पर बैठते थे गम के ऊपर, तो आप सबको पता ही है कि गोंद पे अगर कोई बैठे तो क्या होगा, सो दे स्टक, वो उस पर चिपक जाते थे, और चिपकने के बाद चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, दे कुड नॉट गेट अवे, वो वहाँ से निकल ही नहीं पाते। द ग्रेट येलो ड्रॉप्स oozing out surrounded and at last covered them entirely. तो फिर होता क्या था कि चाहे वो कुछ भी करे वो निकल नहीं पाते, और ये जो येलो कलर के ड्रॉप्स जो निकल रहे हैं, जो गम है, वो उन्हें धीरे धीरे चारों तरफ से घेर लेते थे, पूरी तरह से कवर कर लेते थे। Wind blown bits of moss, leaves, cones and little sticks too were soon stuck in the fast flowing gums. तो ये तो आंसर था कि किस तरह से इंसेक्ट्स उसके पास आ गए, इंसेक्ट्स उस पर बैठे और ऊपर से और भी गोंद आकर उनके ऊपर जम गया, और जिसके कारण वो कभी ना निकल पाए और अंदर ही रह गए। उसी तरह जब विंड ब्लो करता था, तेज हवाओं के साथ छोटे छोटे मॉस, लीव्स, कॉर्न या फिर स्टिक, इवन कि तिनके, सब कुछ ही जो भी हल्की फुल्की चीज़ें थी वो उड़कर उसी गम में जाकर चिपक जाते थे। As time went by, the gum hardened more and became amber. और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, वो गम जो अभी बिल्कुल फ्लो करके कुछ चीज़ों को सिर्फ अपने अंदर कैच करके रखा था, पकड़ कर रखा था, अब वो और ज़्यादा हार्ड होता जाता है और लास्टली वो अंबर का रूप ले लेता है। In those very old times, the land sometimes sank down into the sea, so deep that the water covered the very mountain tops. और ऐसा कई बार हुआ पुराने टाइम में कि जो लैंड सरफेस है वो किसी कारण सी के अंदर सैंक यानी डूब गया, तो वो धरती डीप इनसाइड द सी यानी बहुत ही गहरे समुद्र में डूब जाता है, और फिर वो पूरी तरह से वाटर से कवर हो जाता है, चाहे वो इवन कि माउंटेन टॉप ही क्यों ना हो। देन आफ्टर सेवरल सेंचुरीज द लैंड स्लोली लिफ्टेड अप अगेन टू सिंक परहैप्स येट अगेन। और काफ़ी सेंचुरीज यानी 100 ईयर्स, तो कई सालों के बाद, सदियों के बाद फिर से वो लैंड धीरे धीरे ऊपर आता है। कहाँ? सी के ऊपर, यानी जैसे हमारी धरती है इस तरह से धरती ऊपर आ जाती है, और फिर से हो सकता है कि कई बार ऐसा हुआ हो, टू सिंक, फिर से डूब जाने के लिए, येट अगेन। यानी ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि लैंड जो एक बार लैंड है वो कब सी के अंदर गया, कितनी बार सी से बाहर निकला, और फिर शायद वो अंदर ही चला गया हो। तो ये एक प्रोसेस है कि लैंड और वाटर एक दूसरे से किस तरह मिलते हैं। The great forest of the north of Scotland, the oaks, the poplars and the amber pines sank into the deep sea. और इसी तरह इसी प्रोसेस में वो जो ग्रेट फॉरेस्ट जो कि स्कॉटलैंड के नॉर्थ में है, जहाँ पे ओक, पॉपुलर और अम्बर पाइन ट्रीज भी हैं, वो सभी भी इसी लैंड के साथ इस सी में एक डीप सी के अंदर डूब गए।
There, lying at the bottom of the ocean, the wood and the gum hardened like stone. और नीचे रहते रहते वहाँ ओशन के नीचे में ही जो जितनी भी वुड हैं यानी वो फॉरेस्ट और वो जो गम जो कि बहुत हार्ड हो गए थे वो और भी ज़्यादा हार्ड होकर लाइक स्टोन, वो बिल्कुल स्टोन की तरह दिखने लग गए. Only the great storms could disturb them as they lay half buried in the sand. और वो नीचे ही डूबे रह गए. लेकिन जब ग्रेट स्टॉर्म बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान आता है, आने के कारण वो जो वाटर या ओशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और अंदर जो हाफ बरीड लैंड है, ये लैंड जैसे कि स्कॉटलैंड का लैंड जो कि पानी के अंदर चला गया था, उन सबों को सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेट स्टॉर्म ही डिस्टर्ब करता है. डिस्टर्ब करना यानी सिर्फ अंदर वो जो छिपके हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं. और शायद यही कारण होगा कि किस तरह से ये अम्बर बीड्स इसके ग्रैंडफादर को सीशोर पे मिले. It was one of those great storms that had brought the lump of amber closer to the shore where Jeannie's grandfather found it. Yes, जैसा मैंने कहा कि शायद यही हुआ था कि एक ग्रेट स्टॉर्म के कारण जो लंप ऑफ अंबर ढेर सारे अंबर जो वहाँ पे शोर के नीचे यानी कि सी के नीचे थे वो शोर पर किनारे पे आ गए और ग्रैंडफादर को मिल गए. When he gave the necklace to his wife, he did not know that he was giving her a little piece of nature and that his granddaughter would wear it one day. जब जेनी की ग्रैंडफादर को वो मिला और उन्होंने उसका नेकलेस बनाकर अपनी वाइफ को दिया, तब उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो अपनी वाइफ को सिर्फ अंबर नहीं उसके साथ साथ ब्यूटीफुल नेचर, अ पीस ऑफ नेचर यानी प्रकृति का एक हिस्सा गिफ्ट कर रहे थे. और ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक दिन उनकी ग्रैंड डॉटर उस नेकलेस को पहनेगी. Jeannie realized if we could only walk on the bottom of the sea, what treasures we might find. तो जीनी को यह रियलाइज़ होता है, ऐसा महसूस होता है कि अगर हम सी के नीचे जाकर वॉक करते हैं, अगर हम अंदर जाएं, नीचे जाएं, तो हमें बहुत सारे खजाने मिल सकते हैं. सो दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी बाय जेन एंड्रयू, जिन्होंने हमें बताया कि नेचर हमारी लाइफ का कितना बड़ा पार्ट है. हमें पता भी नहीं होता है कि हम किस तरह से अपने साथ नेचर को लेके चल रहे हैं. एक ग्रैंडफादर टू ग्रैंड डॉटर तक नेचर को गिफ्ट किया गया या पास ऑन किया गया, और क्या पता जीनी आगे भी उसे संभाल कर रखे और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहे. तो नेचर इज़ ब्यूटिफुल, नेचर सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम. वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें अगर ये ब्यूटी अपने लाइफ में चाहिए, सो वी शुड बी सेविंग नेचर्स. थैंक यू सो मच.